नमस्कार दोस्तों। कल हम जो टॉपिक कर रहे थे उसमें हमने अम्लीय वर्षा तक कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे हरित गृह प्रभाव। तो चलिए शुरू करते हैं। हरित गृह प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बढ़ाने में मदद करती हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है, प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा कोई भी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में जो गैसें वातावरण के जो तापमान है उसको अपेक्षाकृत बढ़ा देती हैं। इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि शामिल हैं। तो इनमें कौन कौन सी गैसें शामिल हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, जल वाष्प है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और मीथेन है। सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने देती है तथा पृथ्वी से ऊष्मा को बाहर भी निकलने देती है। सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम होता है कि सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने देती है। अगर सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंचेंगी तो क्या होगा, आप बताइए। सूर्य की किरणों से ही जो पत्तियां हैं वो अपना खाना बनाती हैं, भोजन बनाती हैं। सूर्य की किरणों से जीव जगत और मनुष्य जगत अगर नहीं पहुंचता है तो दोनों प्रभावित होते हैं और पृथ्वी से जो ऊष्मा है उसको भी बाहर निकलने देती है। लेकिन यह गैस अधिक मात्रा में होने पर एक मोटा आवरण बना देती है तथा पृथ्वी से वापस लौटने वाली ऊष्मा को रोकने लगती है। जो वापस ऊपर पृथ्वी से जो ऊष्मा लौट रही है ऊपर की तरफ, उसको वापस लौटना रोक देती है। इसलिए पृथ्वी के उस क्षेत्र का तापमान बढ़ जाता है। तो तापमान बढ़ने को ही हम हरित गृह प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि होने की समस्या है, क्योंकि सूर्य से आने वाले ताप को पृथ्वी पर रोक तो लिया जाता है पर उसे वायुमंडल से बाहर नहीं निकाला जा सकता। तो CO2 का इतना मोटा आवरण हो जाता है, CO2 का इतना मोटा आवरण वहाँ पे हो जाता है कि जो सूर्य की किरणें धरती तक आ रही हैं वो आ तो जाती हैं, लेकिन वो वापस जितनी वो ऊष्मा है, गर्मी है, वो वापस ऊपर नहीं जा पाती। इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। हरित गृह प्रभाव के कारण, पहला कारण है औद्योगिकरण। हर प्रदूषण का, हर पर्यावरणीय समस्या का एक पहला कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण औद्योगिकरण है। उद्योगों में कोयले, पेट्रोलियम के उपयोग के कारण। दूसरा कारण हर पोल्यूशन और इन सब का वनों का विनाश। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत उपयोगी गैस है क्योंकि ये पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक है। लेकिन वनों की लगातार कटाई के कारण वृक्षों की कमी होने से वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगातार बढ़ रही है। अधिक मात्रा में यह हानिकारक होती है। तीसरा है जीवाश्म ईंधन, लकड़ी और कोयला। इनके दहन से, जीवाश्म ईंधन के दहन से क्या होता है, लगभग 80% CO2 वातावरण में मुक्त होती है। CO2 की मात्रा 290 से 330 ppm तक बढ़ने का मुख्य कारण वनों का विनाश तथा जीवाश्म ईंधन का प्रयोग है। तो ये दो मुख्य कारण है। वातावरण में अगर CO2 बढ़ रही है तो पहला तो है वनों का विनाश और दूसरा है जीवाश्म ईंधन का प्रयोग। चौथा है रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर्स का प्रयोग। जैसे जैसे आधुनिकीकरण बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पोल्यूशन और ये सारी समस्याएं पैदा होती जा रही हैं। रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर्स के निर्माण कार्य तथा प्रयोग से CFC, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाता है, गैस उत्पन्न होती है जो हरितगृह गैसों की मात्रा को बढ़ाती है। ये ग्रीन हाउस प्रभाव दिया हुआ है। ठीक है, तो सूर्य से किरणें नीचे आ रही हैं। सूर्य से किरणें कहाँ आ रही है? स्वच्छ वायुमंडल से सौर विकिरण हो रहा है। ठीक है, फिर विकिरण का मुख्य हिस्सा पृथ्वी द्वारा अवशोषित होकर उसे गर्म कर देता है। तो ये अवरक्त विकिरण पृथ्वी की सतह से उत्सर्जित होकर उसे गर्म कर देता है। फिर उसके बाद ये ऊपर की तरफ उठती है। तो अवरक्त विकिरण का कुछ भाग ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर पुनः उत्सर्जन द्वारा पृथ्वी सतह एवं आसपास के वायुमंडल को गर्म कर देता है और विकिरण का कुछ हिस्सा पृथ्वी एवं वायुमंडल द्वारा परावर्तित हो जाता है। तो इस तरह से बाह्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जो पृथ्वी में आई हुई सूर्य की ऊष्मा है वो वापस वायुमंडल में नहीं जा पाती और वो क्षेत्र अधिक गर्म होने लगता है। इसके दुष्परिणाम कौन कौन से होते हैं ये देखेंगे हम। मीथेन तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैसों के स्तर में पिछले 100 वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। CO2 की सांद्रता में
30% की बढ़ोतरी हुई है। मीथेन की मात्रा वायुमंडल में औद्योगिक क्रांति के समय से अब तक लगभग 145% तक बढ़ चुकी है। मतलब मीथेन की मात्रा जो औद्योगिक क्रांति हुई थी इंग्लैंड में, उसके समय से अब तक 145% तक बढ़ चुकी है CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। इससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ा है तथा पृथ्वी के ऊष्मायन में वृद्धि हुई है। इसके मुख्य प्रभाव हैं, पहला है तापमान में वृद्धि। पूरे विश्व में औसत तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। ऐसा माना जा रहा है कि यदि ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को कम नहीं किया गया तो सूरज की तीव्र रोशनी एवं ऑक्सीजन की कमी से वृक्षों के बने रहने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। यदि अधिक गर्मी होगी, अधिक तीव्र रोशनी होगी, O2 की कमी हो जाएगी, तो वृक्ष पृथ्वी पर जो वृक्ष बने हुए हैं उनके बने रहने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। दूसरा होगा वर्षा में वृद्धि। वर्षा का चक्रण बदल जाएगा, वर्षा में वृद्धि होगी, लेकिन कुछ देशों में विपरीत स्थिति के कारण मरुस्थलीकरण होगा। तो कहीं कहीं तो वर्षा बहुत ज़्यादा हो जाएगी और कहीं कहीं मरुस्थलीकरण ही हो जाएगा, मतलब वहाँ वर्षा होना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तीसरा है समुद्र सतह में वृद्धि। मात्र 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि के परिणाम स्वरूप हिमनद तथा ध्रुवीय हिमटोपियाँ पिघलेंगी। केवल इतना सा तापमान अगर बढ़ जाता है, कितना, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अगर ताप वृद्धि होती है तो परिणाम स्वरूप हिमनद क्या होते हैं? हिमनद होते हैं ये जो पर्वत है, पर्वत के यहाँ से अगर नदियाँ आ रही हैं तो ये इनके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ये यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो बर्फ का रूप धारण कर लेती है, वो हिमनद। और ध्रुवीय हिमटोपियाँ, पर्वत के जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। जो वो हिम की टोपियाँ, मतलब बर्फ की जो टोपियाँ हैं पर्वत पे ऊपर बर्फ जमी हुई है, वो समुद्र तट वो पिघल जाएंगी और उससे क्या होगा, समुद्र तटीय मैदानों में बाढ़ आएगी, क्योंकि वो जैसे जैसे पिघल के समुद्र के स्तर को बढ़ाएंगी और जो समुद्र के पास के मैदानी भाग है उसमें बाढ़ आ जाएगी। संभवतः कई द्वीप पानी में डूब जाएंगे, जल स्तर में वृद्धि होगी। तो समुद्र के आसपास जितने भी द्वीप समूह हैं, जितने भी द्वीप समुद्र के आसपास से समुद्र के बीच में बसे हुए हैं, वो सब पानी में डूब जाएंगे। चौथा है वनस्पति क्षेत्रों में परिवर्तन। घास क्षेत्र, वन क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन होगा। अफ्रीका के रेतीले क्षेत्रों में अकाल की संभावना हो सकती है। तो घास क्षेत्र और वन क्षेत्र की सीमाओं में भी परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि जैसे जहाँ कहीं अधिक वर्षा ही वर्षा होगी, कहीं बिल्कुल मरुस्थलीकरण हो जाएगा, तो इस तरह घास क्षेत्र और वन क्षेत्र की सीमा में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो अफ्रीका के जो रेतीले क्षेत्र हैं वहाँ तो बारिश वैसे ही नहीं होती, तो उनमें अकाल की संभावना हो सकती है। अगला है बीमारियों के स्तर में वृद्धि। वनस्पति क्षेत्रों में परिवर्तन होने से कीट पतंगों में भी परिवर्तन संभव है, इससे बीमारियों में वृद्धि का अंदेशा रहेगा। 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि पर मलेरिया स्तर में 45 से 60% तक वृद्धि हो सकती है। अगर तापमान 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है तो क्या होता है, मलेरिया का जो स्तर है उसमें 45 से 60% तक वृद्धि हो जाती है। अगला है जैव विविधता को खतरा। ताप वृद्धि के परिणाम स्वरूप 80% जैव विविधता को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। वैश्विक तापमान से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र। वैश्विक तापमान का सर्वाधिक प्रभाव भारत समेत 6 देशों पर पड़ रहा है। जो विश्व में तापमान बढ़ रहा है उसका सर्वाधिक प्रभाव कौन कौन से, भारत समेत 6 देशों पर पड़ रहा है, जिनमें कौन कौन से हैं, नेपाल है, मालदीव है, बांग्लादेश है, भूटान, पाकिस्तान और श्रीलंका। भारत के आसपास के जितने भी देश हैं, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान और श्रीलंका, जिनकी जनसंख्या 2 अरब जनसंख्या वैश्विक तापमान की चपेट में है। वैज्ञानिकों ने उन 9 क्षेत्रों को भी चिन्हित किया है जिनकी जलवायु में परिवर्तन देखा जा रहा है। उनमें से ही एक भारत के मौसम चक्र पर भी प्रभाव पड़ेगा और उसमें बदलाव और परिणाम स्वरूप खाद्यान्न की कमी के संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट भारत पर आ रहा है, क्योंकि भारत की जनसंख्या भी अधिक है और अगर वहाँ पर खाद्यान्न की कमी का संकट आता है तो उससे, और मौसम चक्र में परिवर्तन, क्योंकि यहाँ तो मौसमी कृषि की जाती है, कृषि पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है, तो यहाँ पे खाद्यान्न की कमी का संकट तो आएगा ही। तो सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव भारत पर देखने को मिलेगा। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे अधिक खतरा चीन और भारत जैसे देशों में होगा। भारत में ग्लोबल वार्मिंग के चलते गेहूं उत्पादन में गिरावट देखी जा सकती है। अचानक गर्मी बढ़ने से गेहूं की बालियों में अन्न विकसित
नहीं हो पाता है। अगर गर्मी बढ़ जाती है, बारिश नहीं होती है, तो हम जानते हैं कि गेहूं के अंदर जो बालियां होती हैं उनमें दाने विकसित नहीं हो पाते। तो इस तरह तो पूरी जब आसपास के वातावरण में जब तापमान बढ़ता ही रहेगा, बारिश की कमी वैसे हो जाएगी, तो वहाँ गेहूं के उत्पादन में कमी आएगी। आशंका है कि इसमें 3 से 4% तक की कमी हो सकती है। भारत जो एक विकासशील देश है, अभी भी अपने विकास में लगा हुआ है, वहाँ पर अगर इस तरह के संकट आते हैं, वहाँ पे अगर गरीबी, वैसे ही गरीबी स्तर इतना उच्च है कि आज भी बहुत सारे लोग रात को भूखा सोते हैं, उनको 2 टाइम का खाना नहीं मिलता। अगर वहाँ खाद्यान्न संकट भी उत्पन्न हो जाता है तो आप समझ नहीं सकते कि ये परेशानी किस हद तक हम सबको प्रभावित करेगी। अगला है, समुद्री जल स्तर में 1 मीटर ऊंचा होने से 576.40 हेक्टेयर जमीन जलमग्न हो जाएगी। अगर समुद्र का जो जल स्तर है उसमें अगर वो 1 मीटर भी ऊंचा हो जाता है तो उससे 576.40 हेक्टेयर जमीन जलमग्न हो जाएगी और करीब 71 लाख लोगों को विस्थापित होने का सामना करना पड़ सकता है। आप सोचिए विस्थापन कितनी बुरी त्रासदी है। एक जगह के लोगों को दूसरी जगह पे विस्थापित करना, वो अपना वहाँ पे उनका सब कुछ खराब बर्बाद हो जाएगा, उनको दूसरी जगह विस्थापित करना, तो वही रोजगार के संकट, वही खाद्यान्न संकट, वही रहने की जगह, तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो जो समुद्र के पास के राज्य हैं कौन कौन से, जैसे मुंबई है, कोलकाता है, विशाखापट्टनम है सहित कई द्वीप और बांग्लादेश के 17% क्षेत्र पानी में समा जाएंगे, जिससे विभिन्न तरह की समस्याएं अनायास ही हो सकती हैं। तो ये गौण समस्याएं हैं, मतलब अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि पानी में सारे द्वीप डूब जाते हैं तो वहाँ से लोगों के विस्थापन में अनगिनत समस्याएं आ जाती हैं और पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो खतरे में पड़ जाती है। 80% जैव विविधता को खतरा है। प्रतिवर्ष हिमनद 1.7 मिलीमीटर की रफ्तार से पीछे हट रहे हैं। भारत का गंगोत्री अपने मूल स्थान से 23 मीटर पीछे खिसक चुका है। विश्व का सबसे अधिक प्रदूषण करने वाला देश कौन सा है? चीन। ये क्वेश्चन आया, अगर विश्व का सबसे अधिक प्रदूषण करने वाला देश कौन सा है? चीन। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के दृष्टिकोण से भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान है चौथा, 4th। ग्रीन हाउस कम करने के प्रभाव, संभावित समाधान हो सकता है इसका, क्या क्या हो सकते हैं वो देखेंगे हम। पहला है जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करना, मतलब जीवाश्म ईंधन, कोयले, लकड़ी जलाना, ये सब उपयोग हमको कम करना पड़ेगा। दूसरा, अधिकाधिक वृक्षारोपण करना। वृक्षारोपण तो हर मर्ज की दवा हो गई है, हर प्रदूषण की दवा हो गई है, अधिकाधिक वृक्षारोपण करना, और हमें वृक्षारोपण करना ही चाहिए क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित कर ऑक्सीजन छोड़ते हैं और इस प्रकार वायुमंडल के जो कार्बन डाइऑक्साइड स्तर में संतुलन बनाए रखते हैं। क्यों होता है हरितगृह प्रभाव? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है, तो इसके लिए हमको क्या हो, पेड़ ज़्यादा उगाएंगे। पेड़ क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर अवशोषित करके O2 बाहर निकालते हैं। वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जब वो अपना भोजन तैयार करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अंदर लेते हैं और O2 बाहर निकालते हैं, तो वैसे ही वो संतुलन बन जाएगा। अगर पृथ्वी पर CO2 की मात्रा बढ़ती भी है तो अधिक वृक्षारोपण से वो संतुलन में आ सकती है। तीसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के प्रयोग को रोकना। तो CFC एक बार वायुमंडल में प्रवेश करने पर वर्षों तक नष्ट नहीं होता, अतः CFC उत्सर्जित करने वाले भौतिक साधन जैसे फ्रिज है, AC है, इनके इस्तेमाल को रोका जाएगा। मतलब हम पूर्णतः इन पर इतना निर्भर हो चुके हैं, पूर्णतः नहीं रोक सकते, तो हमको इनका उपयोग कम से कम करना पड़ेगा। ओजोन परत में क्षरण। समुद्र तल से 30 से 80 मीटर ऊंचाई के वायुमंडलीय भाग को ओजोन मंडल कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक है ओजोन परत में क्षरण। तो समुद्र तल से 30 से 80 मीटर ऊंचाई के वायुमंडलीय भाग को ओजोन मंडल कहते हैं। वायुमंडल हमको पता है कितने भागों में बटा हुआ है। सबसे नीचे समताप मंडल है, क्षोभ मंडल, ठीक है, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, तो इस तरह से कई मंडलों में, ये कई भागों में जो वायुमंडल है वो बटा हुआ है। तो जो समुद्र तल से 30 से 80 किलोमीटर ऊंचाई का जो वायुमंडलीय भाग है उसको हम कहते हैं ओजोन मंडल। इस मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है और यह गैस वस्तुतः एक रक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक आती है उन किरणों को रोकने की उच्च ऊर्जा वाली होती है पराबैंगनी किरणें, जो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं, उनको पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। ओजोन परत में ओजोन गैस की सांद्रता में कमी के कारण विशालकाय क्षेत्र में ओजोन रहित छोटे छोटे क्षेत्र को ओजोन छिद्र कहा जाता है। तो ओजोन परत में ओजोन गैस की सांद्रता में कमी आ गई है, मतलब उनके जो कण है वो आपस में जब पास थे तो सांद्रता में
अब वो क्या हो गया, कण थोड़ा दूर दूर हो गया, तो उनमें ऐसे हो गया कि जैसे उनमें छेद सा दिखने लग गया है। तो छोटे छोटे छिद्रों को ओजोन छिद्र कहा जाता है। 1970 के दशक के बाद से पृथ्वी के समताप मंडल में ओजोन की कुल मात्रा में प्रति दशक लगभग 4% की धीमी कमी आ रही है, और इसी समान अवधि के दौरान पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर समताप की ओजोन में अधिक लेकिन मौसमी कमी आ रही है। इस घटना को ओजोन छिद्र के रूप में जाना जाता है। तो ये क्या होता है, ओजोन की मात्रा में प्रति दशक मतलब प्रति 10 वर्षों में लगभग 4% तक की कमी आ रही है, और इसी समान अवधि के दौरान पृथ्वी के जो ध्रुवीय क्षेत्र है उसके ऊपर समताप मंडल के ओजोन में भी अधिक मौसम की कमी आ रही है। तो ये घटना क्या है, ओजोन छिद्र के रूप में जानी जाती है। समताप मंडलीय ओजोन रिक्तीकरण के अलावा क्षोभ मंडलीय ओजोन रिक्तीकरण की घटनाएं भी पाई गई हैं, जो बसंत ऋतु के दौरान ध्रुवीय क्षेत्रों की सतह के पास होता है। तो समताप मंडल ओजोन रिक्तीकरण क्या है, समताप मंडलीय ओजोन रिक्तीकरण को हम जान गए कि ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर जो समताप मंडल है उसकी ओजोन में भी अधिक लेकिन मौसमी कमी आ रही है, एक मौसम में वहाँ पर भी एक कमी नजर आ रही है, तो ये भी ओजोन छिद्र है। इसके अलावा क्षोभ मंडलीय ओजोन रिक्तीकरण की घटना है। क्षोभ मंडल में भी जो ओजोन पाई जाती है उसमें भी अब छेद दिखने लग गए हैं। बसंत ऋतु के दौरान ध्रुवीय क्षेत्रों की सतह के आसपास ये छेद दिखने लग गए हैं। तो ओजोन परत, ओजोन कण अथवा ओजोन परत समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पिछले 50 वर्षों में मनुष्य ने प्रकृति के उत्कृष्ट संतुलन को वायुमंडल में हानिकारक रासायनिक पदार्थों को छोड़कर अस्त व्यस्त कर दिया है, और धीरे धीरे इस जीव रक्षक परत को नष्ट करा है। पिछले 50 वर्ष, हमने पहले भी पढ़ा था कि पिछले 50 वर्षों में अमेरिका सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन फैलाया वो अमेरिका ने फैलाया। तो पिछले 50 वर्षों में मनुष्य ने प्रकृति का उत्कृष्ट संतुलन जो वायुमंडल में बना हुआ था उसमें क्या किया, हानिकारक रासायनिक पदार्थों को छोड़ता गया। जितना भी औद्योगिकरण विकसित हुआ, जितने भी उद्योग धंधे विकसित हुए, उससे क्या हुआ, ये पोल्यूशन फैला, और उससे जो ये जीव रक्षक परत थी, ये हमारी रक्षा करने वाली परत कहलाती है ओजोन परत, पराबैंगनी किरणों को हम तक आने से रोकती है, वो नष्ट कर, लगातार धीरे धीरे नष्ट कर रहा है। 1920 के दशक में एक ऑक्सफोर्ड वैज्ञानिक GMB डॉब्सन ने संपूर्ण ओजोन की निगरानी या मॉनिटर करने के लिए एक यंत्र बनाया। तो ये है ओजोन परत का क्षरण। विगत कुछ दशकों में शोधकर्ताओं द्वारा ओजोन परत पर किए गए अध्ययनों में यह पाया गया कि वायुमंडल में ओजोन की मात्रा धीरे धीरे कम होती जा रही है। ओजोन परत के क्षय की जानकारी सर्वप्रथम 1960 में हुई। सबसे पहले हमको कब पता लगा कि ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, 1960 में। वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगाया कि अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन परत में एक छेद हो गया है, और वैज्ञानिकों के प्रयासों से पता लग पाया कि वायुमंडल में प्रति वर्ष के हिसाब से 0.5% ओजोन की मात्रा कम हो रही है। एक अध्ययन में पाया गया कि अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडल में कुल 20 से 30% ओजोन कम हो गई है। अंटार्कटिका के ऊपर सबसे बड़ा छेद दिख रहा है, उसमें कुल 20 से 30% ओजोन कम हो गई है। न सिर्फ अंटार्कटिका बल्कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों के ऊपर भी वायुमंडल में ओजोन परत में होने वाले छिद्रों को पाया गया है। बढ़ते समय के साथ साथ अब उत्तरी ध्रुव पर भी बसंत ऋतु में इस प्रकार के छिद्र दिखाई देने लगे हैं। तो ये ओजोन परत क्या है, ओजोन की मात्रा में कमी होने के कारण वहाँ पे छोटे छोटे छिद्र के रूप में वो दिख रहा है। जैसे ओजोन परत एक कपड़ा होता है, उसमें हमको छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं, इसी तरह एक कपड़ा एक आवरण के रूप में हमारी रक्षा करती है ओजोन परत। उसमें अब ओजोन परत की मात्रा अगर किसी जगह पे कम हो गई तो वहाँ पे एक छिद्र के रूप में वो दिखने लग गई है। ओजोन परत क्षरण के कारण ओजोन गैस की अल्पता तथा विनाश के मुख्य दोषी कारक हैलोजेनिक गैसें हैं। कौन कौन सी है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये सब क्या है, हैलोजेनिक गैसें हैं जो ओजोन गैस की अल्पता और विनाश की मुख्य दोषी हैं। समताप मंडल में क्लोरीन परमाणु के विसरण से ओजोन की कमी होती है। समताप मंडल में क्लोरीन परमाणु ज़्यादा विस्तृत होने से वहाँ ओजोन की कमी हो रही है। क्लोरीन का एक परमाणु 1 लाख ओजोन के अणुओं को नष्ट करता है। ये क्लोरीन परमाणु क्लोरोफ्लोरोकार्बन के विघटन से बनते हैं। CFC तथा हैलो की वृद्धि होने पर ओजोन रिक्तीकरण क्रिया वृद्धि में वृद्धि होती है। तो CFCl3 प्लस HV इज इक्वल टू CFCl2 प्लस Cl। तो यहाँ पे क्लोरीन के देखो अणु Cl क्या है, क्लोरीन,
क्लोरीन के अणु मुक्त हो रहे हैं और यही ओजोन परत की जो छिद्र हो रहे हैं उनको बढ़ा रहे हैं। क्लोरीन और ब्रोमीन के परमाणु ओजोन के अणुओं को कई अपघटनीय क्रियाओं के द्वारा नष्ट कर देते हैं। इस तरह के एक चक्र के सरलतम उदाहरण में एक क्लोरीन परमाणु एक ओजोन अणु के साथ क्रिया करता है। इसके एक ऑक्सीजन परमाणु को लेकर ClO बना लेता है, एक ऑक्सीजन अणु को मुक्त कर देता है। क्लोरीन मोनोऑक्साइड ClO ओजोन के दूसरे अणु के साथ क्रिया करके अर्थात O3 एक अन्य क्लोरीन परमाणु और 2 ऑक्सीजन अणु बना देती है। Cl+O3 ClO+O2, यहाँ ऑक्सीजन अलग हो गई। उसके बाद ClO+O3 = Cl+2O2। समग्र प्रभाव ओजोन की मात्रा में कमी का कारण बन जाता है, जो समताप मंडल के निचले भाग में ओजोन के विनाश का कारण है। अब है ओजोन परत क्षरण के प्रभाव। ओजोन परत की क्षति से त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद जैसे रोग होते हैं। त्वचा का कैंसर हो जाता है अगर पराबैंगनी किरणें सीधे हमारे शरीर के संपर्क में आ जाती हैं तो वहाँ त्वचा का कैंसर हो जाता है, मोतियाबिंद जैसी बीमारी हो जाती है। पराबैंगनी किरणों के कारण पादप प्लावक नष्ट हो रहे हैं, जिसके कारण समुद्री खाद्य श्रृंखला पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगला है कई प्रकार की फसलों की मात्रा और गुणवत्ता में भी कमी आती है। पराबैंगनी किरणों से रोग प्रतिरोधक क्षमता पर कुप्रभाव पड़ता है। मनुष्य की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी है, वो उसमें भी कुप्रभाव पड़ता है। अगला है भूमध्य रेखीय प्रदेशों में ओजोन क्षय के कारण तापमान में और अधिक वृद्धि होगी। इस कारण लोगों का शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। हम जानते हैं कि भूमध्य रेखीय प्रदेश, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें हमेशा सीधी चमकती है, वहाँ पे गर्मी रहती है। अगर वहाँ पे ओजोन क्षय होता है, ओजोन की परत में छिद्र होता है, तो वहाँ पे तापमान में और अधिक वृद्धि हो जाएगी। तो जो वहाँ के लोगों का शारीरिक और मानसिक विकास है वो अवरुद्ध हो जाएगा। ओजोन परत का क्षरण खतरा। ओजोन परत के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि पराबैंगनी किरणों के कारण कैंसर, फसलों को नुकसान और समुद्री जीवों को खतरा पैदा हो सकता है। एक खतरा इसके कारण ध्रुवों के पिघलने का भी है। अगर ध्रुव ऊपर से पिघलते हैं तो बाढ़ आने के संकेत हैं वो। अगला है अंटार्कटिका में ओजोन में एक बड़ा छेद हो गया है। अंटार्कटिका क्षेत्र में बड़े हिमखंड यदि पिघलते हैं तो तटीय क्षेत्रों में बाढ़ सहित कई खतरे पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा गर्मी भी बढ़ेगी, जो नुकसानदायक। गर्मी बढ़ेगी, लोग एसी का प्रयोग करेंगे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनेगा। इस तरह ये चक्र चलेगा और ओजोन परत को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होगा। अगला है ओजोन परत बचाने हेतु प्रयास। तो हमको इन सब संकटों से बचने के लिए प्रयास करने ही पड़ेंगे। तो प्रयास कौन कौन से होंगे? जैसे 2 मार्च 1990 को लंदन में ओजोन परत सुरक्षा नामक एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। लंदन में 2 मार्च 1990 को क्या किया गया? एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। किस लिए? ओजोन परत की सुरक्षा के लिए। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया है। एक प्रोटोकॉल का नाम